Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों. We are live. We are back in the course on network analysis. और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई नया चैप्टर, एक नया टॉपिक दैट इज योर ग्राफ थ्योरी. तो ग्राफ थ्योरी को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, एक आज एक कल. तो टुमारो वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर. कल का डिजिटल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ. मैंने तो किया है डिजिटल का पीडीएफ अपलोड. मुझे तो याद है मैंने डिजिटल का पीडीएफ अपलोड किया है. एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगा इस क्लास के बाद. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. ठीक है, आइए. तो यार देखो, ग्राफ थ्योरी हम लोग आज और कल में कवर करेंगे. और क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. तो आप लोग काफी एंजॉय करने वाले हो. बट एट द सेम टाइम आपको मैं बता दूं बेटा, ये जो टॉपिक है ये गेट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. सो दिस वी आर स्टडिंग फॉर अदर टेक्निकल एग्जाम्स, जैसे एई जेई एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहां पे भी इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. गेट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि यार आप लोग जॉब के लिए मल्टीपल एग्जाम्स देने वाले हो, ठीक है, तो फिर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आज हम लोग देखो इस लेक्चर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं बेटा. यहां पे हम टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे, इंसिडेंट मैट्रिक्स कवर करेंगे और रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स कवर करेंगे. तो ये चीजें हम लोग इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली कवर करने वाले हैं. आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ. ग्राफ क्या होता है यार. देखो, नेटवर्क को बनाने के लिए ना 2 चीजें पता होनी चाहिए. क्या क्या? एक तो नेटवर्क का स्ट्रक्चर, कि नेटवर्क के अंदर कनेक्शंस कैसे हैं, कौन सा पॉइंट कहां से जुड़ा है, कौन सी वायर कहां जा रही है, ये कनेक्शन पता होने चाहिए. दूसरा हमें पता होना चाहिए बेटा नेचर ऑफ एलिमेंट, कि जैसे 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा है, सोर्स जुड़ा है, इंडक्टर जुड़ा है या कैपेसिटर जुड़ा है. ठीक है, जैसे आप ऐसा समझ लो कि अगर आप एक घर बनाते हो तो एक तो हो गया घर का नक्शा, ठीक है, दैट इज द बेसिक मैप ऑफ द हाउस. और एक हो गया बेटा उसके अंदर एक्चुअली जो जो एलिमेंट्स आप प्लेस करने वाले हो, राइट. तो एलिमेंट्स प्लस द मैप कैन गिव यू द कंप्लीट स्ट्रक्चर, कैन गिव यू द कंप्लीट पिक्चर. मानते हो इस बात को? अगर मैं एक मैप बना लूं और मैप के अलावा मैं एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लूं, जैसे कहां पे कौन सी वाली घर में टेबल जाएगी, कहां पे कौन सी लाइट लगेगी, कहां फैन लगेगा, कहां एसी लगेगा, मैप प्लस कौन कौन से एलिमेंट लगेंगे, उससे घर का पूरा डिजाइन रेडी हो जाएगा. करेक्ट. ऐसा ही कुछ बेटा नेटवर्क के अंदर होता है. ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपको नक्शा बताता है नेटवर्क का, उसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है, ये नहीं बताता कि कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है. तो ग्राफ के साथ साथ अगर आप ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर देते हो कि आपका नेचर ऑफ एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, कौन कहां पे कनेक्टेड है, तो देन इन दैट केस यू कैन डिजाइन अ कंप्लीट नेटवर्क. तो ग्राफ बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली हुआ मैप ऑफ द नेटवर्क या स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्राफ इज अ बेसिक स्केलेटन समझते हो ना, हमारी बॉडी में जो होता है वो हमारी बॉडी का नक्शा ही तो है. उसमें आईज, लिप्स, टीथ, ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स अटैच कर दो तो पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है. स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क. बेसिकली स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर बता रहा है नेटवर्क का. ठीक है, स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क वेयर नेचर ऑफ ईच एलिमेंट, जो नेटवर्क के एलिमेंट्स है ना, इज सप्रेस्ड. ठीक है, नेचर ऑफ ईच एलिमेंट इज सप्रेस करने का मतलब है कि हम एलिमेंट का नेचर नहीं दिखा रहे हैं, उसको दबा दिया गया है, उसको छुपा दिया गया है. एंड ईच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड by a simple line segment.
ठीक है, तो आप हर एलिमेंट को बेटा एक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। आप नेटवर्क के ग्राफ के अंदर ये कभी दिखाते ही नहीं कि कौन सा एलिमेंट रेजिस्टेंस है, कौन इंडक्टर है और कौन आपका सप्लाई है। आप सिर्फ क्या दिखाते हैं, यू ओनली शो द लाइन सेगमेंट, यू ओनली शो द लाइन सेगमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब देखो, ग्राफ बनाते हुए ध्यान किस बात का देना होता है। पहली बात तो वी कंसीडर प्रिंसिपल नोट्स while drawing the graph। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल नोड्स को कंसीडर किया जाता है। और दूसरी बात, नोड्स को यहां पे जो आप नेटवर्क में जिन्हें नोड्स बोलते हो उन्हें यहां वर्टिसेस बोला जाता है और ब्रांचेस को एजेस बोला जाता है। नोड्स आर कॉल्ड एज वर्टिसेस। वर्टिसेस किसी भी फिगर के होते हैं ना, जैसे पॉलीगन बनाते हो तो पॉलीगन के जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप वर्टिसेस बोलते हो, वर्टिसेस। और पॉलीगन की जो साइड होती है उसे आप क्या बोलते हो, एज। तो वही काम यहां कर रहे हो, ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एजेस। नोड्स क्या है, पॉइंट ही तो है, तो पॉइंट को आप वर्टिसेस बोलोगे और जो ब्रांच है उसको आप क्या बोलोगे, एजेस। तो नेमिंग चेंज हो रही है, बात वहीं की वहीं है बेटा, बात एज इट इज है, बस हमने नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो क्या होती है कि जब नेटवर्क का ग्राफ बनाते हैं ना तो उसको पैसिव बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड। वोल्टेज सोर्सेस को आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड करंट सोर्सेस आर ओपन्ड while drawing a ग्राफ। तो बेसिकली आपको ना सोर्सेस रिमूव करने पड़ते हैं बेटा जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सोर्सेस कैसे रिमूव करते हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके एंड करंट सोर्स को बेटा ओपन करके। इस तरह से आप सोर्सेस को हटा देते हो एक नेटवर्क से जब भी आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक तो ये बात आपके शॉर्ट नोट्स में जाएगी, और एक ये बात आपके शॉर्ट नोट्स में जाएगी। ग्राफ का डेफिनेशन एज सच लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा। बात क्लियर है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो आप, ये जो एग्जांपल है बेटा, यहां पे हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आप पहली बात समझेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है इसे क्या करना पड़ेगा, इसको आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसीलिए देखो मैंने सोर्स पे कोई नंबरिंग प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, सोर्स पे कोई नंबरिंग प्रोवाइड नहीं की। वाई नंबरिंग प्रोवाइड नहीं की है बेटा, दैट इज बिकॉज कि इसको एज अ ब्रांच काउंट नहीं करना है। ब्रांचेस सिर्फ कौन सी काउंट होंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ ब्रांचेस की तरह काउंट होंगी। और नोड कौन सी होंगी बेटा, ए बी सी डी, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा, जैसे ही वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा, ये वाला पॉइंट डी से कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मेरे बच्चों डी से कनेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो देखो भाई, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपकी ब्रांच नंबर 1 है बेटा वो ए से डी के बीच में जाएगी। देखो ये आ गई ब्रांच नंबर 1। ब्रांच नंबर 2 जाएगी ए से बी के बीच में। ठीक है,
ब्रांच नंबर 3 जाएगी बी से डी के बीच में, ब्रांच नंबर 4 जाएगी बी से सी के बीच में, ब्रांच नंबर 5 जाएगी आपकी सी से डी के बीच में, और मेरे बच्चों ब्रांच नंबर 6 आपकी जाएगी ए से सी के बीच में। ये देखो ये 6 हो गई, ये 1। समझ में आया ग्राफ कैसे बनता है? इजी है, करेक्ट, काफी इजी है ग्राफ बनाना। तो जैसा मैंने बोला ये टॉपिक बहुत इजी है बेटा, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा इजी है। मैं कहूंगा आपका इजीएस्ट टॉपिक है पूरे नेटवर्क एनालिसिस का, इजीएस्ट टॉपिक है। समझ में आया ग्राफ? बोलो भाई, समझ में आया भाई ग्राफ? चल अब शुभम भाई कह रहे हैं सर प्लीज वर्कबुक डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दीजिए पेड यूजर्स के लिए एटलीस्ट। एटलीस्ट का क्या मतलब कि फ्री यूजर्स को भी दे सकते हैं क्या? देखो पहली बात तो ये है बेटा, ये सारा जो कंटेंट होता है प्रोप्राइटरी कंटेंट होता है, कॉपीराइटेड कंटेंट होता है, और अगर पीडीएफ डाउनलोड का मैं ऑप्शन देता हूं किसी भी प्रोप्राइटरी कंटेंट का तो सर्कुलेट होगा ही होगा। अब आप कहोगे हाँ सर हम सर्कुलेट नहीं करेंगे, हम समझते हैं सर ये है और वो है। चलो इतने बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन बनाओ। सब बात सही है बेटा, लेकिन आप क्या सब बच्चों की गारंटी थोड़ी ले सकते हो? बताओ, कोई भी एक बच्चा क्या सभी बच्चों की गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता। और फिर यार जब कंटेंट सर्कुलेट करने लग जाता है ना तो कंटेंट की वैल्यू खत्म हो जाती है, ये फैक्ट है। अगर कल को मैं बोलूंगा भाई मैं पेड कोर्स के अंदर वर्कबुक दे रहा हूं तो बच्चा बोलेगा सर ये तो फ्री में पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ये तो फ्री में पड़ी हुई है गूगल पे, तो इसका क्या मूल्य, इसका क्या मूल्य? जो चीज फ्री है आप उसके पैसे थोड़ी ना चार्ज कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये एक पॉइंट होता है बेटा। अगर हार्ड कॉपीज होती है तो हार्ड कॉपी सर्कुलेट नहीं हो पाती। कौन इतनी मेहनत करेगा कि उसका जेरोक्स निकालेगा या उसको स्कैन करेगा? रेयर होते हैं। लेकिन क्या होता है जो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं वो बहुत इजीली सर्कुलेट होती हैं। इसीलिए देखो मैं नोट्स का तो सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूं क्योंकि नोट्स तो हर साल लिखाऊंगा, लेकिन स्टडी मटेरियल हर साल नया नहीं बना सकता ना, तो उसका सॉफ्ट कॉपी देना या पीवाईक्यू का सॉफ्ट कॉपी देना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और वो चीज आपको भी समझना चाहिए बेटा, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होता या कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है जो कि आपको मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दे। आओ देखो भाई, ये वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये करंट सोर्स आपका ओपन हो जाएगा। तो यहां पे नेटवर्क में एसेंशियली सेम कंपोनेंट बचेंगे जो पिछले वाले में थे, है ना? जो आपके पिछले वाले में थे वही कंपोनेंट्स आपके बचेंगे घूम फिर करके। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वी डू नॉट केयर अबाउट द नेचर ऑफ द एलिमेंट। व्हाट वी केयर अबाउट? वी ओनली केयर अबाउट द कनेक्शंस, वी ओनली केयर अबाउट द कनेक्शंस। सिक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये आ जाएगा, सेम बन गया ना। यही वाला ग्राफ पता है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जितनी भी स्टडी हम लोग करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जितना भी कंटेंट हम लोग देखेंगे, सब इसी ग्राफ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब आ जाओ भाई पहली डेफिनेशन पे। करंट सोर्स को ओपन कर रहे तो इस ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस होता है? बेटा ये नेटवर्क का स्ट्रक्चर बता रहा है कि एलिमेंट्स का कनेक्शन कैसा है। बाद में अगर उस नेटवर्क में आपको करंट और वोल्टेजेस निकालने तो आप उसे सोर्सेस कनेक्ट कर दोगे, उसमें सोर्सेस से उसको एक्साइट कर दोगे। बट बेसिकली ग्राफ आपको क्या बताता है? पैसिव एलिमेंट्स का कनेक्शन। आइए अब पाथ की बात करते हैं। देखो मैंने जैसा बोला था टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहली चीज हमने सीखी कि ग्राफ क्या होता है। अब पाथ का मतलब क्या होता है? पाथ का मतलब होता है बेटा एक नोड से या एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाना विद द हेल्प ऑफ द ब्रांचेस।
ब्रांचेस के अलोंग मूव करते हुए एक नोड से दूसरे नोड, या ये कह लो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाना, दैट इज अ पाथ। लेकिन पाथ बनाते हुए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कोई एक नोड ऐसा ना हो रास्ते में दो बार क्रॉस हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि इतना गोल गोल घूम रहे हो कि एक ही नोड आपकी बार बार रास्ते में पड़ रही है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड पाथ। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ पाथ इज अ ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है ट्रैवल करना, ट्रैवर्सल फ्रॉम वन नोड टू द अदर, from one node to the other without having to cross the same node twice। ठीक है, सेम नोड दो बार क्रॉस नहीं करनी है, आपको बस एक नोड से दूसरी नोड तक जाना है विदाउट क्रॉसिंग द सेम नोड ट्वाइस। अब देखो मैं पिछले वाला ही ग्राफ बना लेता हूं भाई, पिछले वाला ही ग्राफ बना लेता हूं आप लोग के लिए। अब देखो भाई, आपको यहां पे ट्रैवल करना है एक नोड से दूसरे नोड तक विदाउट क्रॉसिंग द सेम नोड ट्वाइस। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं ए से डी, तो आप एक पाथ कह सकते हो ऐसे 2 5 4, ये एक वैलिड पाथ है भाई। अब अगर मान लीजिए आप ऐसे गए 2 5 4 1 6, तो मेरे बच्चों इसके अंदर आपने ए वाली नोड को दो बार क्रॉस कर लिया। जैसे ए से चले, ठीक है, ए से चले आप, और आपने यहां पे जब आप 1 से 6 गए तो यहां पे ए वाली नोड दो बार क्रॉस हो गई। समझ रहे हो, यहां पे ए वाली नोड दो बार क्रॉस हो गई। एक बार ट्रेस करके देखो, एक बार ट्रेस करके देखो बच्चों। अगर आप इस रास्ते को ट्रेस करोगे, यहां से करना 2 5 4 1 6, तो दोबारा से ए से गुजरे ना आप, तो ये वाला एक वैलिड पाथ नहीं है। तो वैलिड पाथ वही होता है जिसमें कोई भी नोड आपकी दो बार ना पड़े। लॉजिक समझ में आया? जैसे वैलिड पाथ के नाम पे आप ये भी कर सकते थे 1 6 4, ये भी एक वैलिड पाथ है। अब ये मत कहना सर ये ए से शुरू होके ए पे खत्म हुआ, चलेगा, क्रॉस दो बार नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट और एंड एक ही पे हो सकता है, लेकिन क्रॉस दो बार नहीं होनी चाहिए, दैट इज अ वैलिड पाथ। ठीक है, यहां पे लॉजिक समझ आ रहा है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कैन बी सेम, उसको लूप कहते हैं। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट कैन बी सेम, बस एक नोड दो बार क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? बट आप स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है ना? अब सब ग्राफ की बात आती है। पाथ क्लियर हुआ? पहले मुझे एक बार बताइए, पाथ क्लियर हुआ कि स्टार्ट और एंड तो सेम पॉइंट पे हो सकता है, बट मेरे बच्चों कभी भी एक नोड दो बार क्रॉस नहीं होगी। नहीं, पाथ का क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है बेटा। लूप इज अ सबसेट ऑफ अ पाथ, लूप इज अ टाइप ऑफ अ पाथ। पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसमें से एक पाथ लूप भी हो सकता है। ठीक है, पाथ का क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है।
अब सब ग्राफ की अगर बात करें, सब ग्राफ का मतलब क्या है? देखो पहले आप ये समझो ग्राफ बेसिकली होता क्या है। ग्राफ एक सेट की तरह देखो, ग्राफ के अंदर दो चीजें हैं, नोड है और ब्रांच है। तो मैं ये कह सकता हूं ग्राफ इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। कलेक्शन को मैथमेटिकली कहते हैं सेट। तो ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड एंड ब्रांचेस। लेकिन बेटा अगर इस सेट में से आप कुछ नोड या कुछ ब्रांचेस ले लो, यानी इस सेट का सबसेट ले लो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब ग्राफ। आप ये समझिएगा ग्राफ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नोड एंड ब्रांचेस। इस सेट में से अगर आप कुछ नोड और कुछ ब्रांचेस चुनते हो, यानी आप सबसेट ले रहे हो, तो दैट सबसेट विल बी कॉल्ड एज अ सब ग्राफ। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया? सेट का सबसेट तो होता ही है, तो ऐसी ग्राफ का सब ग्राफ। ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। नोड्स और ब्रांचेस का सेट है। ठीक है, सो व्हेन वी कंसीडर only certain nodes or certain branches of a graph then we are taking a subset which will be called as a subgraph, which will be called as a subgraph। ठीक है, तो आपने सबसेट उठाया, और एक बात जान लीजिए अगर आप पूरा ग्राफ उठाते तो वो भी सबग्राफ भी कहलाता। यानी कि अगर आप पूरे का पूरा सेट ले लें वो भी सबसेट में लाई करता है। समझ रहे हो? सबसेट का मतलब यही नहीं होता कि कुछ ही लिए, अगर आप सारे ले लो तो वो भी सबसेट बन सकता है। यानी अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A set is a subset of itself. ऐसे ही a graph is also a subgraph of itself। यानी अगर आप पूरा ग्राफ लोगे ना वो भी सबग्राफ में काउंट होता है। एक पॉसिबिलिटी वो भी बनती है। A graph is also a subgraph of itself। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब की बार चलो थोड़ा छोटा ग्राफ देता हूं आपको, रेदर देन कि उतना बड़ा ग्राफ लें हम लोग। जैसे मान लो अपना ये ग्राफ है। ठीक है, इन ब्रांचेस को नंबर कर देता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब इसके सब ग्राफ के नाम पे आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कौन कौन सी ब्रांचेस लेना चाहते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है बेटा। जैसे मान लो आपने दो ब्रांचेस ली, मान लो आपने ये एक ही ब्रांच ली, मान लो आपने ये ब्रांच ली, मान लो आपने ये ब्रांच ली। ठीक है, मान लो आप कहते हो दो ब्रांच लेनी है सर मुझे। ठीक है, आप ये कहते हो मुझे ये वाली दो ब्रांच लेनी है। आप कहते हो नहीं सर मैं तो तीन ब्रांचेस लूंगा। तो ऐसे आप कितने भी कॉम्बिनेशन जो बना सकते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज अ सबग्राफ। ठीक है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ सबग्राफ। यहां पे 2 3 लिया, यहां 4, यहां 1, यहां 5, यहां 1 2, यहां 4 5, यहां पे 1 4 5,
इस तरह से एटसेट्रा। समझ गए सब ग्राफ क्या चीज है? सब ग्राफ क्या चीज है? आप कोई भी ब्रांच उठा लो, एक उठा लो, दो उठा लो, तीन उठा लो, चार उठा लो, जैसे जैसे आप ब्रांचेस उठाते जाएंगे वो सारे के सारे सब ग्राफ बनते जाएंगे। बट ये पूरा ग्राफ खुद में भी सब ग्राफ कहलाएगा, ये खुद में भी सब ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, चलो जरा एक क्वेश्चन करो, इस ग्राफ के सब ग्राफ बनाइए, इस ग्राफ के सब ग्राफ बनाइए। चलिए वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ग्राफ की जरूरत क्या पड़ी, नेटवर्क एनालिसिस के टूल्स तो थे ना हमारे पास। बेटा देखो क्या है ना, सॉफ्टवेयर आपकी तरह नेटवर्क एनालिसिस नहीं कर सकता जैसे आप नोडल मैश केसीएल केवीएल लगा के करते हो। सॉफ्टवेयर के अंदर ना हमें नेटवर्क का स्ट्रक्चर फीड करना पड़ता है जो कि ग्राफ की फॉर्म में होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है ना इमेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर आप नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रॉ कर दोगे वो नहीं समझ पाएगा। तो वो क्या करता है, वो ग्राफ की फॉर्म में स्ट्रक्चर स्टोर करता है और फिर एलिमेंट्स का नेचर स्टोर करता है, जिसके बेसिस पे वो समझता है कि नेटवर्क कैसे बनाए। अब आप कहोगे सर ग्राफ भी तो एक इमेज ही है। आप कह रहे हो अगर आपका सॉफ्टवेयर इमेज रीड नहीं कर सकता तो उसने ग्राफ कैसे रीड किया? ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स डिटरमाइन करेंगे। अभी आगे चल के मैट्रिक्स बताऊंगा। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब आपका सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स तो रीड कर सकता है ना, अगर आपका सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स समझ सकता है तो ग्राफ भी समझ सकता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रक्चर स्टोर होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, प्लस एलिमेंट्स का नेचर स्टोर हो जाता है कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। इस तरह से चीजें चलती हैं जिससे कि नेटवर्क आपके सॉफ्टवेयर आपके नेटवर्क को समझ सकता है। टोटल सब ग्राफ का फॉर्मूला यार देखो वैसे तो डिफाइंड नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो होना चाहिए 2 की पावर b, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 रेज टू द पावर। क्योंकि क्या होगा, सब ग्राफ की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि उसके अंदर कोई ब्रांच आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो हर ब्रांच के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए कायदे से, 2 की पावर b, यानी 2 की पावर नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे यहां 6 ब्रांचेस हैं तो ओवरऑल 64 कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यार सारे सब ग्राफ तो बना नहीं सकते, कुछ कुछ बना देते हैं। जैसा मैंने यहां पे बताया, यहां 64 बन सकते हैं भाई 2 की पावर 6 के हिसाब से। मतलब ये मेरा लॉजिक है कि ऐसे होना चाहिए सब ग्राफ का, जो भी आपका नंबर ऑफ सब ग्राफ है। ठीक है, 2 की पावर b होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसे कितने भी बना सकते हो, बट सब ग्राफ को मैंने शॉर्ट नोट्स में इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि सब ग्राफ के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूं। ऐसे कितने भी बनाते रहना यार, कोई लिमिट तो है नहीं, बनाते चले जाओ बनाते चले जाओ, पूरा दिन भी बनाते रहोगे बनते रहेंगे। अब अगला आता है बेटा डायरेक्टेड और ओरिएंटेड ग्राफ। इसका ये मतलब होता है मेरे बच्चों कि हर ब्रांच को आपने एक डायरेक्शन दे दी। सर ये डायरेक्शन क्या बता रही है बेटा, इस डायरेक्शन का बेटा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। गलती से भी ये मत सोचना कि ये जो डायरेक्शन है दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, नो, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऐसी गलत फहमी में मत रहिएगा। बस यहां पे आपने ब्रांचेस को डायरेक्शन एलोकेट कर दी, कोई भी रैंडम डायरेक्शन आप दे सकते हो, या क्वेश्चन के अंदर अगर डायरेक्शन गिवन है तो यू कैन यूज द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अ ग्राफ इन विच each branch is associated with a direction
is called as directed or oriented graph. Directed or oriented graph. ठीक है. Direction of branches does not have any physical significance direction of branches does not have any physical significance and it does not represent current direction. It does not represent current direction. ठीक है. तो ये करंट की डायरेक्शन को नहीं दर्शाता है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. देख लेता हूं भाई मैं कि सब ग्राफ का फॉर्मूला है यानी. आज तक तो ना मैंने चेक किया ना कभी मेरे खुद के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया, बट ठीक है तुम्हारे दिमाग में आया, चेक करते हैं. यार 2 की पावर b ही होना चाहिए ब्रांचेस वाला. बाकी ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दे रखा. मैथमेटिक्स के ग्राफ दे रखे हैं जिसमें इंड्यूस सब ग्राफ और स्पैनिंग सब ग्राफ दे रखा है. इंड्यूस सब ग्राफ का वही दिया है 2 की पावर b यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ ब्रांचेस. ठीक है, तो कम सब ग्राफ तो उतने ही होने चाहिए 2 की पावर b. Number of subgraph comprising of r vertices out of n vertices. बेटा ये थोड़ी ना हम लोग पूछ रहे हैं कि r वाले कितने ग्राफ बनेंगे, r ब्रांचेस वाले आउट ऑफ n ब्रांचेस. हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सब ग्राफ की, दैट विल बी 2 टू द पावर n. एमसीक्यू में ऑप्शन कैसे टिक करेंगे, पॉसिबिलिटी तो ज्यादा है बैक क्वेश्चन में. बेटा सब ग्राफ का थोड़ी ना, सब ग्राफ तो सारे ही बन जाएंगे तो एमएसक्यू हो जाएगा ना, एमसीक्यू थोड़ी ना होगा फिर ऐसा सवाल. गेट वाले गधे थोड़ी हैं कि तुम्हें एमसीक्यू में ऐसा सवाल पूछेंगे जहां एक से अधिक आंसर हो सकते हैं. बताओ भाई, वो गेट वाले हैं, आईआईटी वाले हैं, ऐसा थोड़ी ना सवाल बनाएंगे. तुम अपने से ही प्रजापति सवाल बना लो. हैं अभी मैंने बोला सब ग्राफ पे सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन तुम चाह रहे हो गेट के अंदर सब ग्राफ पे सवाल आ जाए. है भाई, और गेट के अंदर ग्राफ थ्योरी नहीं आता. टैलेंटेड वाली बात तो ये है. आ जाओ, अगला होता है बेटा कनेक्टेड ग्राफ.
कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जिस ग्राफ में हर दो नोड के बीच में कम से कम एक रास्ता हो, भले ही वो रास्ता डायरेक्ट हो या भले ही वो किसी और नोड से होके गुजरे, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एनी टू नोड। दो नोड के बीच में बेटा एक ना एक रास्ता होना जरूरी है, भले ही वो रास्ता डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। सच काइंड ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ कनेक्टेड ग्राफ। बात क्लियर हो गई? तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे? अ ग्राफ is said to be connected. A graph is said to be connected when there is at least one path between any pair of nodes which may or may not be direct, डायरेक्ट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तब भी कनेक्टेड ग्राफ ही आप बोलेंगे। ठीक है, तब भी आप कनेक्टेड ग्राफ ही बोलेंगे। बेटा अभी आगे चल के ना सिद्धार्थ में मैट्रिक्स बताऊंगा कि ग्राफ को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप समझ जाओगे कि ग्राफ को वो कैसे रीड करता है। ग्राफ को हम लोग ग्राफ की तरह नहीं डालते हैं सॉफ्टवेयर में, ग्राफ को मैट्रिक्स की फॉर्म में डालते हैं। वो मैट्रिक्स इसी लेक्चर में बताऊंगा, उसे कहते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंट मैट्रिक्स देख के हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ मैट्रिक्स की जानकारी से पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इस स्ट्रक्चर से मैट्रिक्स बन सकती है और मैट्रिक्स से स्ट्रक्चर बन सकता है। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस रीड कर सकता है, तो दे विल रीड द मैट्रिक्स विच डिफाइंस द ग्राफ। अब जैसे देखो यार, यहां पे कोई भी दो नोड्स आप पकड़ लो। जैसे आप कहते हो सर ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी के बीच में एक रास्ता दिख रहा है 1। आप कहते हो सर ए से सी जाना है, आप 2 4 चले जाओ या फिर आप 1 5 चले जाओ। ठीक है, आप 2 3 5 चले जाओ। आप 1 3 4 चले जाओ, कैसे भी चले जाओ। ठीक है, अब ऐसे ही ए से डी आपको डायरेक्ट रास्ता दिख रहा है 1, फिर बी से सी डायरेक्ट रास्ता है 4, बी से डी डायरेक्ट रास्ता है 3 और सी से डी भी डायरेक्ट रास्ता है 5। ठीक है, तो हर दो नोड के बीच में बेटा डायरेक्ट रास्ता है ना, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है बट रास्ता तो है। हर दो नोड के बीच में अगर एक पाथ बन जाए तो दैट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टेड ग्राफ। अब ऐसे कंप्लीट ग्राफ की अगर बात करें, कंप्लीट ग्राफ बेटा ये कहता है कि हर दो नोड के बीच में डायरेक्ट रास्ता होना जरूरी है, तब एक ग्राफ को हम कहेंगे कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तब एक ग्राफ को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। ए बी वाला 2 आएगा, अच्छा मैंने 1 लिख दिया है, ए बी वाला 2 आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? अ ग्राफ is said to be complete when there exists at least one direct path between any pair of nodes
ठीक है। अब जैसे देखो यहां पे मैंने ए और सी को भी डायरेक्टली जोड़ दिया है 6 से, तो पहला वाला ग्राफ आपका कनेक्टेड था देखो, क्योंकि कंप्लीट क्यों नहीं था, ए से सी तक कुछ भी आपके पास डायरेक्ट नहीं था। अगर आपके पास ए से सी तक कुछ भी डायरेक्ट नहीं है तो देन इट इज नॉट कंप्लीट। अब आपने ए से सी तक डायरेक्टली एक ब्रिज बना दिया 6 नंबर वाली ब्रांच का, तो नाउ इट बिकम्स अ कंप्लीट ग्राफ। बात क्लियर हो गई? तो आपका बेटा जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो कनेक्टेड तो होता ही है, बट कनेक्टेड ग्राफ कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट ग्राफ is also a connected graph, but reverse may not be true. हर एक कनेक्टेड ग्राफ जो है आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे पिछले वाला एग्जांपल देखा, वो कनेक्टेड तो था बट इट वाज नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट है, कनेक्टेड भी है, क्योंकि कनेक्टेड ने ये नहीं बोला कि डायरेक्ट पाथ नहीं हो सकता, उसने बोला डायरेक्ट पाथ हो या इनडायरेक्ट पाथ हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ पाथ, तो इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। अब कम से कम कितने एजेस होने चाहिए कंप्लीट ग्राफ के लिए? कम से कम, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2, यानी nc2। इसका मतलब है बिटवीन any two nodes, there is at least one branch. There is at least one branch. ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई भाई? हर दो नोड के बीच में कम से कम एक ब्रांच आपकी आनी चाहिए, इसीलिए कम से कम कितनी ब्रांचेस लगेंगी? NC2, यानी n इंटू n माइनस 1/2 मिनिमम है। कोई भी दो नोड के बीच में एक से अधिक ब्रांच भी हो सकती है यार, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि एक ही ब्रांच होनी चाहिए, कम से कम एक ब्रांच होनी चाहिए, एक से ज्यादा होगी तो चलेगा। अगला डेफिनेशन आता है बेटा ट्री का। अब ये ट्री क्या चीज होती है? ट्री भी बेटा ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है, बट एक ऐसा सब ग्राफ जिसमें कोई क्लोज लूप ना बने। क्लोज लूप तो समझते हो ना, विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, दैट इज सेड टू बी द क्लोज लूप। ठीक है, दैट इज सेड टू बी द क्लोज लूप। तो यहां पे समझिएगा, एक ऐसा सब ग्राफ बनाइए जिसमें क्लोज लूप ना बने, दैट सब ग्राफ विल बी कॉल्ड एज अ ट्री। अब रैंक ऑफ अ ट्री विद n नोड्स इज n-1। अब ये रैंक का क्या मतलब है बेटा, ये आप आगे चल के समझेंगे कि रैंक का मतलब यहां पे इस तरह से अभी के लिए आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन विल बी n-1। जैसे नोडल में आप कहते हो ना, एक नोड को आपने रेफरेंस बना लिया, करेक्ट? नोडल में जैसे आप कहते हो एक नोड को रेफरेंस बना लिया, बाकी बची हुई नोड पे आप KCL लगाते हो, उसी तरह से यहां पे रैंक ऑफ अ ट्री इज n-1। ये अभी आप आगे समझ जाओगे जब मैं इंसिडेंस मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा कि रैंक n-1 क्यों आती है। ठीक है, मैट्रिक्स के टर्म्स में बताऊंगा रैंक n-1 क्यों आती है। अभी के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, अगर n नोड्स हैं बेटा आपके पास, तो एक नोड आपकी रेफरेंस बनेगी और बाकी की n-1 पे आप क्या लगाएंगे? नोडल लगाएंगे। सर ये मैट्रिक्स का रैंक जैसा है क्या? हाँ बेटा, मैट्रिक्स का ही रैंक है, वही कह रहा हूं। अभी मैट्रिक्स पे चलेंगे, जैसे ही डेफिनेशन खत्म होती है आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी भी तो मैंने बताया सॉफ्टवेयर ग्राफ को ग्राफ की तरह थोड़ी रीड करता है। सॉफ्टवेयर ग्राफ में क्या रीड करता है बच्चों? सॉफ्टवेयर ग्राफ का मैट्रिक्स रीड करता है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स से तो डील कर सकता है, इमेजेस से डील नहीं कर पाएगा। अब खासियत यह होती है बेटा, कोई भी ट्री अगर आप बनाओगे, यानी कोई भी ऐसा सब ग्राफ बनाओगे जिसमें क्लोज लूप ना बने, उसमें एग्जैक्टली n-1 ही एजेस होंगे। यानी ऐसे ट्री के अंदर n-1 ही ब्रांच होती हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, अब कितने ट्री बन सकते हैं ये सुनिएगा, कितने ट्री बन सकते हैं?
अगर आपका कंप्लीट ग्राफ है तो n की पावर n माइनस टू, n की पावर n माइनस टू, और कंप्लीट ग्राफ के अंदर भी ये कंडीशन कि ओनली वन ब्रांच बिटवीन एनी टू नोड्स, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए बेटा ब्रांच, किसी भी दो नोड के बीच में एक ही ब्रांच होनी चाहिए, तब आप लिखोगे n टू द पावर n माइनस टू, n टू द पावर n माइनस टू। तो ये फॉर्मूले का लिमिटेशन बहुत है कि ग्राफ कंप्लीट होना चाहिए, हर दो नोड के बीच में एक ही ब्रांच होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला ये ज्यादा अच्छा होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AR इंटू AR ट्रांसपोज। आप पहले एक AR मैट्रिक्स लोगे, AR इज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, ये आज पढ़ाऊंगा, उसमें उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी आप किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हो देन इट बिकम्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो सभी लोग जानते हैं, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। तो जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ ट्रीज। लेकिन देखो ये बहुत जरूरी है कि हर ट्री के अंदर सारे नोड आने चाहिए, आप कोई भी नोड बेटा गायब नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। अ ट्री मस्ट कंटेन ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ, यू कैन नॉट रिमूव एनी नोड इन अ ट्री। ठीक है, ये ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे का जितना भी स्टडी है ना ट्री के आधार पे ही किया जाएगा, ट्री बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर। चलो अगला आता है बेटा ट्विग। अब आपने ट्री में क्या बोला, ट्री क्या है, सब ग्राफ है, सब ग्राफ है तो उसमें ब्रांचेस होंगी। तो एक ट्री में आप ग्राफ की कौन कौन सी ब्रांचेस इंक्लूड कर रहे हो, दे विल बी कॉल्ड एज अ ट्विग, दे विल बी कॉल्ड एज अ ट्विग। और जैसा आपने बोला एक ट्री में हमेशा n-1 एजेस होते हैं, तो यानी एक ट्री के अंदर हमेशा कितने ट्विग होते हैं, n-1। ट्विग का पता है इंग्लिश मीनिंग होता है ट्री की ब्रांच। ट्विग जो है ना टहनी को बोलते हैं, तो टहनी क्या होती है, ट्री की ब्रांच। तो ट्री में कितनी ब्रांचेस होंगी हमेशा, n-1। तो किसी भी ट्री के अंदर हमेशा कितने ट्विग होते हैं, n-1। अब देखो यार, आप कॉम्प्लीमेंट समझते हो, कॉम्प्लीमेंट समझते हो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट में से जब हम एक सबसेट बनाते हैं, अगर मैं उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बोलूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरे पास है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, मेरे पास है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं, सुनिएगा मैं डाइस को रोल कर रहा हूं, तो उसमें मेरे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा बच्चों, आउटकम का सैंपल स्पेस क्या आएगा, आउटकम का सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 एलिमेंट आएंगे 1 से लेके 6 तक, क्योंकि डाइस रोल करने पे कोई भी नंबर आ सकता है 1 से 6। अब मैं कहता हूं इसमें से इवन नंबर का सबसेट बनाओ, इवन नंबर का सबसेट बनाओ, क्या बनेगा, 2 4 6, ठीक है, 2 4 और 6। अब ये सबसेट हो गया, आपके पास कंप्लीट सेट है 1 2 3 4 5 6, सबसेट है आपके पास 2 4 6। अगर मैं कहता हूं इस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, अगर मैं कहता हूं सबसेट का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, सर सेट में से वो एलिमेंट उठा लो जो सबसेट में नहीं है, सेट में से वो एलिमेंट उठा लो जो सबसेट में नहीं है, यानी 1 3 और 5। तो आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया आपने, आपने सेट में से वो एलिमेंट रिमूव कर दिए जो सबसेट में थे, बचे हुए एलिमेंट क्या कहलाए, कॉम्प्लीमेंट, बचे हुए सारे एलिमेंट क्या कहलाए आपके, कॉम्प्लीमेंट, समझे। तो कॉम्प्लीमेंट ट्री का मतलब ये होता है बेटा, आपने ग्राफ में से कुछ ब्रांचेस ले करके ट्री बनाया था, राइट, ग्राफ का सब ग्राफ ही तो था ट्री, बस ट्री की खासियत क्या थी कि उसके अंदर कोई क्लोज लूप नहीं था। तो बेटा जब आपने ग्राफ का एक सब ग्राफ बनाया तो वो ट्री कहलाया। अगर ट्री में आने वाली ब्रांचेस आप ग्राफ में से हटा दो तो जो बची हुई ब्रांचेस हैं दे विल बी कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ट्री। मतलब समझ आया, दोबारा बोलता हूं, एक ग्राफ में से कुछ ब्रांचेस आपने चुनी जिससे ट्री बना,
ठीक है। अगर आप ग्राफ में से वो ब्रांचेस डिलीट कर दें तो बची हुई ब्रांचेस कहलाएंगी कॉम्प्लीमेंट या को ट्री। तो द सेट ऑफ द ब्रांचेस अदर देन ट्री ब्रांचेस इन अ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ को ट्री। समझे? बताओ भाई, फील आया मैं क्या बोल रहा हूं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, फील आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया ना? अब देखो भाई, जैसे ट्री की ब्रांचेस को आप ट्विग कहते हो, ऐसे ही को ट्री की ब्रांच को आप क्या कहते हो? लिंक कहते हो। अब देखो, जब आप एक ग्राफ बनाते हो ना बच्चों, जब आप एक ग्राफ बनाते हो तो उसमें ट्री और को ट्री को आप अलग अलग कैसे दिखाते हो? कि ग्राफ ड्रॉ करते हुए जो ट्री की ब्रांचेस हैं उन्हें सॉलिड लाइन से दिखाओ, बोल्ड लाइन से दिखाओ, और जो लिंक्स हैं यानी जो को ट्री के ब्रांचेस हैं उन्हें आप डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। तो आपको क्लियर कट चमक जाएगा कि उस ग्राफ में कौन सा ट्री है या कौन से ट्विग हैं और बचे हुए कौन से लिंक्स हैं। ठीक है। तो एक ट्री में कितने ट्विग होते हैं बेटा? एक ट्री में ट्विग होते हैं n-1। तो कितने लिंक आएंगे बेटा? कितने लिंक आएंगे? ब्रांचेस माइनस ट्विग्स b-n-1, b-n-1। ये बात क्लियर हो गया? और जब जब आप एक ट्री के अंदर लिंक ऐड करोगे, अगर आप एक ट्री के अंदर बेटा कभी भी लिंक ऐड करोगे तो वहां पे एक मैश फॉर्म हो जाती है। वहां पे क्या फॉर्म हो जाती है? आपके पास एक मैश फॉर्म हो जाती है, यानी लूप बन जाती है। आपने बोला था ना कि ट्री ऐसा बनाना है जिसमें कोई भी क्लोज लूप ना हो, तो आपने कुछ ब्रांचेस हटाई और बचा हुआ एक ट्री बना। ट्री में कोई भी क्लोज लूप नहीं था। अब जो ब्रांचेस आपने हटाई हैं वो क्या है? लिंक है। अगर आप ट्री में वो ऐड करने लगोगे तो क्लोज लूप बनने लग जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसीलिए हर लिंक से बेटा एक मैश आती है, तो मैश इज इक्वल टू लिंक। ठीक है। नंबर ऑफ मैश इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक। समझे? समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? जब आपने एक ट्री बनाया, ट्री बनाने के लिए आपने कुछ ब्रांचेस को डिलीट किया था ग्राफ में से। अब अगर आप उन ब्रांचेस को वापस लेके आओगे ग्राफ में तो एक एक ब्रांच से एक एक मैश बनने लगेगी। तो कितने मैश बनेंगे? जितने लिंक्स हैं। मुझे बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबकी क्वेरीज क्लियर हैं? जल्दी से बोलिए। ठीक है भाई, सबको यहां तक बातें क्लियर हैं? तो इसीलिए देखो, ग्राफ थ्योरी बहुत बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ रहा है, जैसे नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। तो यहां पे देखो n-1 जो ट्विग है, इतने ही तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स होते हैं या नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन होते हैं? बताओ। n-1 नोड पे ही तो नोडल लगाते हो, एक तो ग्राउंड मानते हो। तो बेसिकली ट्री का काम किस में आएगा या ट्विग का काम किस में आएगा? नोडल में। और लिंक का काम किस में आएगा? मैश में। ठीक है। ट्री का काम आएगा नोडल में और लिंक का काम आएगा मैश में। अब देखो भैया, ड्रॉ ट्री एंड को ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ट्री। अब आप ये देखिएगा, ये जो ग्राफ है आपका, ये कंप्लीट ग्राफ है और यहां कोई भी दो नोड उठा लो, उनके बीच में एक ही ब्रांच है। करेक्ट? दिस इज कोई भी आप दो नोड उठा लो, कभी भी दो ब्रांचेस आपको नजर नहीं आएंगी उनके बीच में, क्योंकि अगर एक से अधिक ब्रांचेस होती तो पैरेलल दिखती ना। जैसे मान लो सी के पैरेलल एक और होती तो हम कहते 1 और 3 के बीच में दो ब्रांचेस हैं। कंप्लीट ग्राफ विद ओनली वन ब्रांच, with only one branch between any two nodes। किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में एक ही ब्रांच है आपकी। तो यहां पे कितने ट्रीज आपके बनते हैं बेटा? n की पावर n-2, यही आता है, n की पावर n-2। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ नोड। यहां पे 4 नोड है बेटा आपके पास, 16 ट्री बनेंगे। अब आपको 16 ट्री बनाने, ध्यान रहे कोई भी नोड नहीं छोड़नी है बेटा,
कोई भी नोड नहीं छोड़नी है और एट द सेम टाइम कोई क्लोज लूप नहीं बनाना। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ ट्री या नंबर ऑफ ट्विग कितने होंगे भाई, n-1 यानी 3, यानी 3-3 ब्रांचेस वाले बनाने हैं बेटा, 3-3 ब्रांचेस वाले ट्री बनाने हैं आपको, या 3-3 ब्रांचेस वाले सब ग्राफ बनाने हैं। शुरू करते हैं यार। ठीक है, जैसे ये यहां पे कौन कौन सी ब्रांचेस ली मैंने, बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, 16 ट्री बनाएंगे। यहां पे क्या क्या आ गया, बी डी एफ। ठीक है, बी डी एफ। इस टाइप से बेटा आपको 16 ट्रीज बनाने हैं। ये सारे ट्री हैं, देखो क्लोज लूप नहीं बन रहा ना। अब आप इसके अंदर मेरे बच्चों कोई भी अगर आप लिंक डालते हो, देखो ये लिंक डालने से मैश बन गया, ये लिंक डालने से मैश बन गया, ये लिंक डालने से भी मैश बन जाता, ये बन जाता ना 1 2 3 4 वाला पूरा मैश, या फिर ये लिंक डालने से भी मैश बन जाता। तो मैंने यही बोला, अगर एक भी ट्री के अंदर आप एक भी लिंक ऐड करोगे यू विल गेट अ मैश। तो कितने मैश मिलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंक। हर लिंक एक मैश कंट्रीब्यूट करता है। और समझ गए कैसे ग्राफ दिखाते हैं, ट्री दिखाने के लिए सॉलिड लाइन, लिंक दिखाने के लिए डॉटेड लाइन। तो ग्राफ पूरा बना रहे हैं बट इसमें ट्री और कोट्री क्लियर हमें दिख रहा है, ट्री और कोट्री हमको क्लियर नजर आ रहा है। चलो बनाओ। समझ में आया फंडा, कि जब जब आप ट्री के अंदर एक भी लिंक ऐड कर दोगे यू विल ऑलवेज गेट अ क्लोज लूप, यू विल ऑलवेज गेट अ क्लोज लूप। ये देखो 1 2 3 4, यानी बी डी और ई, ये 3 हो गए। ठीक है, और क्या ले सकते हो भाई, अब देखो ट्री तो आपके माइंड में ही है, ये मत कहना सर ट्री दिखाओ, ये ट्री सिंपल सॉरी ग्राफ दिखाओ। ये ग्राफ वही है जो मैंने बोला था हर एग्जाम्पल में यूज होगा। ये देखो ऐसे ले लो, 3-3 ब्रांचेस कलेक्ट करनी है ना, ए बी सी। सी डी एफ कितने हो गए, 5 हो गए, और चाहिए हमें अभी 11 और बनाने हैं भाई। अब फटाफट बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा मैं रफ बना रहा हूं, रेदर देन की बार बार लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करें। ए ई एफ, ठीक है 6 हो गए। और क्या बना सकते हो भाई, बी ई एफ बना सकते हो, 7 हो गए। ऐसे ही ये डी ई और ये ए, ये बना सकते हो, 8 हो गए। 3 और 5 8। और बताओ, आप लोग भी बोलो भाई कौन से बन सकते हैं। सी डी एफ तो मैंने बना दिया, ये वाला भी बन गया। एक ये बन सकता है सी एफ ई, ये बन गया सी ए ई, ये बन गया। ठीक है, 4 3 7 3 10 हो गए, 6 और बनाने हैं।
ये बन गया। और बताओ सीबीई। सीबीई तो हमने बना लिया ना, नहीं बनाया क्या? अच्छा, मुझे लगा हमने बना लिया। हाँ, ये हो जाएगा एक सी बी ई, ऐसे ये आ जाएगा सी डी ई। बहुत बढ़िया। ये कितने हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए। सीबीए तो बन गया ना, ये रहा एबीसी, ये तो बन गया। और बताओ, 12 बन गए। ये भी बन चुका ईबीडी, बीईएफ बना, हाँ बन गया। बीडीएफ भी बन गया। और कोई सीडीई, ये तो हो गया ना सीडीई। और बताओ, ये भी बन चुका। एसीडी, डीएफए, 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 ऐसा वाला नहीं बनाया हमने? अच्छा, डी एफ ए, एक इसका उल्टा बना लो। ये हो गया ए बी, चलो 14 हो गए। 2 और बचे भाई, 2 और बचे। बीसीएफ, बीसीएफ, ये वाला नहीं बना अभी तक हमने। सी ए डी, ठीक है, यही ना? चलो ठीक है, हो तो गए 16। 3 वो हो गए, 2 5, 3 8, 2 10, 6 16 हो गए, 16 के 16। ठीक है, इस तरह से आप ट्री बना सकते हो। अगला देखो भाई, इनमें से कौन कौन सा ग्राफ, कौन कौन सा सेट ऑफ ब्रांचेस ट्री कहलाएगा? हाँ बेटा, ये सारे के सारे ट्री हैं, और हर ट्री के साथ नहीं हो, एक को ट्री तो एसोसिएटेड होता ही है। हर ट्री के साथ एक को ट्री तो एसोसिएटेड होता ही है। जो जो ब्रांचेस आप हटा रहे हो वो को ट्री है, हर ट्री के लिए को ट्री बनेगा ना। अरे भाई, जैसे यहां पे एबीसी लिया तो डीईएफ जो आपने हटाया पहले वाले में वो को ट्री है। यहां एईएफ लिया तो यहां बीसीडी जो आपने हटाया वो को ट्री है। यहां सीडीएफ लिया तो यहां एबीई जो हटाया वो को ट्री है। यानी हर ट्री का एक को ट्री होता है। जब भी आप कोई सबसेट लेते हो तो हर सबसेट का एक कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो भाई मुनेन्द्र? इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बीडीई वाला, बीडीई वाला, बीडीई ये बनाया तो था हमने, ये तो रहा ट्री। तो ये जो ट्री और कोट्री है ना, स्पेशली जो ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी आ रहा है? देखो, पहला बताया ए बी ई, क्या ये ट्री है? क्या ये ट्री है? यस, ये ट्री है। ये ट्री क्यों है? क्योंकि कोई क्लोज लूप नहीं है, और ट्री के अंदर 3 ब्रांचेस आनी चाहिए। वाई? क्योंकि 4 नोड हैं, 1 2 3 4। एक ट्री के अंदर हमेशा कितनी ब्रांचेस आती हैं? दैट इज n-1। तो अगर 4 नोड हैं तो 3 ब्रांचेस आएंगी। और ये वाला अगर सेट देखोगे ए बी ई, तो इसमें क्लोज लूप नहीं है, 3 ब्रांचेस आ रही हैं, सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। अगला है भाई सीईएफ। सीईएफ में अगर आप देखो, ये ईएफ तो एक लूप बन गया,
ये EF एक लूप बन गया, यानी सेकंड वाला ट्री नहीं है। अगला है ABD, ABD, ये ABD, ये भी एक ट्री है क्योंकि ओपन है, कोई क्लोज लूप है नहीं, ठीक है। थर्ड भी सही है। ABF, ये देखो, ये भी ठीक है, कोई क्लोज लूप नहीं है, ये चलेगा। ABF, AEF, ये A और ये EF, यहां पे तो लूप बन गया ना EF वाला, EF वाला लूप बन गया, तो फिफ्थ भी नहीं चलेगा, तो सेकंड नहीं चलेगा और फिफ्थ नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा दोनों के अंदर एक लूप आपका आ रहा है EF। सेकंड और फिफ्थ में ना ये लूप कॉमन है EF, ठीक है, इसीलिए ये दोनों नहीं होंगे, आंसर विल बी D। 1, 3 एंड 4 क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अगला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज एंड ड्रॉ देम सेपरेटली। अब देखो भाई, ये कोई कंप्लीट ग्राफ तो है नहीं, इसको मैं आपको ना लेटर कराता हूं, इसको अभी मैं इस सेशन में बाद में ही कराता हूं। वाई? क्योंकि इट इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ। अगर ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, आप समझिएगा, तो देन इन दैट केस आपको किससे जाना पड़ेगा? मैट्रिक्स वाले अप्रोच से जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसके नंबर ऑफ ट्रीज नहीं निकाल सकते। बात क्लियर है? आप डायरेक्टली इसके नंबर ऑफ ट्रीज नहीं पता लगा पाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ कि ग्राफ को दिखाते कैसे हैं। ग्राफ को दिखाने के लिए बेटा जो मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, दैट इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स किसके बीच का रिलेशन बताती है बेटा? ब्रांचेस और नोड के बीच का। किसके बीच का रिलेशन बताती है? ब्रांचेस और नोड के बीच का। और यह बताती है कि कोई भी ब्रांच का ओरिएंटेशन कैसा है विद रेस्पेक्ट टू अ नोड। अगर एक नोड पे खड़े होके ब्रांच को देखें तो ब्रांच कैसी नजर आती है, ये कौन बताता है हमको? इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर होता है बेटा N क्रॉस B, यानी नोड्स क्रॉस ब्रांचेस। क्या होता है इसका ऑर्डर? नोड्स क्रॉस ब्रांचेस। और इसकी रैंक होती है बेटा N-1। रैंक होती है N-1। क्यों होती है अभी समझ जाओगे। अब देखो भाई, यहां पे एलिमेंट कैसे डिफाइन होते हैं। एलिमेंट की वैल्यू तीन वैल्यू में से एक हो सकती है, या तो +1, या तो -1, या फिर 0। +1, -1 या फिर 0। अब कैसे डिसाइड होता है? अगर आपका एलिमेंट देखो, Aij की वैल्यू +1 कब होगी? जब आपकी jth ब्रांच, J क्या है? कॉलम इंडेक्स है ना, कॉलम माने ब्रांचेस। जब आपकी jth ब्रांच ith नोड से आउटगोइंग होगी, अगर jth ब्रांच ith नोड से आउटगोइंग होती है बेटा, तो आप +1 रखते हो। jth ब्रांच अगर ith नोड पे इनकमिंग होती है तो आप -1 रखते हो। और jth ब्रांच अगर ith नोड से जुड़ी ही नहीं है तब आप 0 लिखते हो। देखो, हर ब्रांच दो नोड के बीच में होती है, मानते हो? हर ब्रांच हमेशा दो नोड के बीच में होती है। मान लो आपके पास 4 नोड का ग्राफ है, तो एक ब्रांच दो ही नोड पे तो होगी, एक के लिए आउटगोइंग होगी, दूसरे के लिए इनकमिंग होगी, बाकी दो नोड से कनेक्टेड नहीं होगी। तो दो नोड पे आप 0 भरोगे, एक पे आप +1 भरोगे, एक पे आप -1 भरोगे। तो एक ब्रांच आपको दो एलिमेंट देके जाएगी, एक +1 का, एक -1 का, बाकी सारे 0 देके जाएगी। दोबारा से सुनना, हर ब्रांच बेटा दो नोड के बीच में कनेक्टेड होती है। एक नोड से बाहर जाती है, आउटगोइंग होती है, दूसरी नोड में अंदर आती है, इनकमिंग होती है। यानी एक ब्रांच एक नोड पे +1 देती है, एक नोड पे -1 देती है, और बाकी सभी नोड पे 0 देती है। तो अगर एक ब्रांच +1, -1 और सारे जीरोस दे रही है, तो उस ब्रांच के लिए सम क्या आएगा? अगर उस ब्रांच के सारे एलिमेंट का सम कर दो, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या आएगा इंसिडेंस मैट्रिक्स का? वो भी 0 आएगा। वाई? बिकॉज रैंक इज N-1। तो डिटर्मिनेंट इसीलिए 0 आ रहा है क्योंकि रैंक कम है।
आपको पता है ना, जब किसी मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर से कम होती है तो डिटर्मिनेंट आता है आपका 0। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, जैसे ये मैट्रिक ये ग्राफ है आपके पास, अब मुझे ना इसकी मैट्रिक्स बनानी है। आपने बोला नोड क्रॉस ब्रांचेस। नोड देखो यहां पे क्या क्या है, एक बार समझ लो कैसे करते हैं। नोड देखो 1 2 3 4। ब्रांचेस क्या क्या है भाई? ए बी सी डी ई एफ। अब ए वाली जो ब्रांच है, देखिए ए वाली जो ब्रांच है 4 से 1 में जा रही है, तो 4 पे आउटगोइंग है, 1 पे इनकमिंग है, 2 और 3 से जुड़ी नहीं है। फिर से देखिएगा, ए वाली ब्रांच 4 से आउटगोइंग, 1 से इनकमिंग, तो 4 पे 1, 1 पे -1 और 2 और 3 पे कुछ नहीं आएगा। अब ऐसे ही बताओ बी वाली ब्रांच, जल्दी बोलो। बी वाली ब्रांच, ये वाली नोड नंबर 1 है पहली वाली। बी वाली ब्रांच कहां से कहां जा रही है बताइए, जल्दी से बोलिए भाई। बी वाली ब्रांच, बी वाली ब्रांच जा रही है 1 से 2, यानी 1 पे आएगा 1, 2 पे आएगा -1, 3 और 4 पे आएगा 0। सी वाली ब्रांच 1 से 3 जा रही है, तो 1 पे 1, 3 पे -1, 4 पे 0। डी वाली ब्रांच 3 से 2 जा रही है, तो 2 पे -1, 3 पे +1, 0। ई वाली ब्रांच 2 से 4 जा रही है, 0 1 0 -1। एफ वाली ब्रांच 4 से 3 जा रही है, तो 3 पे -1, 4 पे +1। अब आप देखो किसी भी कॉलम का सम अगर आप निकालोगे, दैट विल कम आउट टू बी 0। किसी भी कॉलम का आप सम निकालोगे, दैट विल बी 0। अब समझ में आया कंप्यूटर कैसे ग्राफ को समझता है? बताइए। कंप्यूटर में ग्राफ नहीं जाता है, कंप्यूटर में मैट्रिक्स जाती है। बात समझ में आ गई है? 3 1 2 -1, ये 3 1 2 कहां से निकाल दिए भाई? अच्छा, 3 पे 1, 2 पे -1, ऐसा कह रहे हो? मैंने कहा तुम 3 1 2 भी भरने लगे क्या भाई? ये बात क्लियर हो गई? और ये क्लियर है सम क्यों 0 आता है बच्चों, बताओ। सम क्यों 0 आता है, ये बात क्लियर है? जल्दी से बोलो। अब देखो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? ये जो है ना, इसका ऑर्डर होता है n-1 क्रॉस बी, n-1 क्रॉस बी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अभी आपने बोला कि रैंक होती है इंसिडेंस मैट्रिक्स की n-1, यानी वहां पे बेटा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो होती हैं, दे आर n-1, दे आर नॉट n। ऐसा क्यों सर? एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं लास्ट वाली रो छुपा दूं, क्या आप इसे बता सकते हो? बता सकते हो लास्ट रो में क्या लिखा होगा? बोलो, कैसे बताओगे कि सर हर कॉलम का सम 0 होना चाहिए? इस अनुसार लास्ट रो के एलिमेंट बता सकते हैं। ए में देखो आ रहा है -1 0 0, सम 0 करने के लिए 1 लगाना पड़ेगा। बी का सम ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो 0 लगा दो। सी का सम ऑलरेडी 0 आ रहा है, 0 लगा दो। डी का सम ऑलरेडी 0 आ रहा है, 0 लगा दो। ई का सम आ रहा है 1, तो लगा दो -1। एफ का सम आ रहा है -1, तो लगा दो +1। देखो, है ना? तो लास्ट वाली रो ढक देने के बावजूद हम उसे पता लगा सकते हैं बाय मेकिंग द सम इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वन रो of incidence matrix can be determined from other
n minus 1 rows from other n minus 1 rows since sum of each column is 0. Since sum of each column is 0. तो इससे आप क्या समझे कि एक रो जो है बाकी की रोज पे डिपेंडेंट है. Therefore, number of linearly independent rows ठीक है इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि एक तो डिपेंडेंट है ना बाकियों पे. Therefore rank of incidence matrix equal to n minus 1. तो we remove one row of incidence matrix. We remove one row of incidence matrix to generate reduced incidence matrix. ठीक है, इससे क्या है आपको reduced matrix मिल जाती है. आपके एलिमेंट कम हो गए ना तो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम हो गई, आपको तो फायदा ही है. जितने कम एलिमेंट हो मैट्रिक्स के अंदर उतना फायदा, क्योंकि कंप्यूटर की उतनी कम मेमोरी आपकी यूटिलाइज हो रही है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. और देखो बहुत बार क्या होगा ना बच्चों, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स को भी इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख देगा. तो AR के अंदर सम ऑफ एट लीस्ट वन कॉलम इज नॉन जीरो. कम से कम एक कॉलम तो ऐसा होगा ही होगा जिसका सम आपका नॉन जीरो आएगा. अगर क्वेश्चन में आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख के भी दे रहा है तब भी बेटा आप चेक कर लेंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे कैसे, सम को जीरो या नॉन जीरो देख करके. अगर एक भी कॉलम ऐसा आ गया जहां पे सम आपका नॉन जीरो आ रहा है, इन सच अ सिनेरियो आप क्या कहेंगे, दैट इट इज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स. समझ में आया? बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो. तो कंप्यूटर के अंदर रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का ही यूज होता है. ठीक है, जो क्वेश्चन पीछे छोड़ के आए थे ना उसको मैं लेके आता हूं. ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज आपको बनाने हैं. तो आपको क्या चाहिए, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स चाहिए. आप क्या करेंगे रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए बच्चों, आप पहले से ही एक नोड गायब कर दो. कौन सी गायब कर दो, 4 गायब कर दो. ठीक है भाई, क्या जाता है, पहले इंसिडेंस बनाए फिर रिड्यूस्ड, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना. मैंने पहले ही 4 गायब कर दी. लॉजिक समझ रहे हो, एक पूरी रो ही तो हटानी है, बेसिकली एक नोड ही तो हटानी है आपको. अब ए वाली ब्रांच देखिए, 1 से 2 जा रही है. बी वाली ब्रांच देखिए 2 से 3 जा रही है. सी वाली ब्रांच देखिए 3 से 4, तो 4 तो आपने दिखाया नहीं, जाने दो. डी वाली ब्रांच 2 से 4 तो आपने दिखाया नहीं, जाने दो. ई वाली ब्रांच 4 से 1 4 तो आपने दिखाया नहीं, तो जाने दो. समझे, ये सीधे रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स आ गई. 4 वाली एंट्रीज आपने की ही नहीं, आपने शुरू से 4 लिया ही नहीं. अब आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप AR में AR ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, AR में AR ट्रांसपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 0 -1 1
0 0। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं भाई, रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं ना, 1 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 0 -1 1 0 0। यही तो करोगे। तो यहां से ना 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। देखो मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूं। 2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -1 आएगा, ये सिमेट्रिक होती है, ऐसे भर दिया। 3 आएगा, फिर भाई हो एक सेकेंड, यहां पे 0 आएगा, यहां पे -1 आएगा, यहां पे 2 आएगा। अब आपका इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ AR इंटू AR ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 6 -1 +1 -2 तो 8। तो 8 ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे 8 ट्रीज आ जाएंगे और 8 ट्रीज को सेपरेटली ड्रॉ करना है। 8 ट्रीज को इसने बोला है सेपरेटली ड्रॉ करो। तो एक तो देखो ABD T वाला ट्री, एक तो सिंपल T वाला ट्री, ठीक है। अगला ABC। अब जब हम 16 बना लिए तो 8 क्या चीज है, ये हो जाएगा ABE, ये हो गया AEC, BCE, देखो ये हो गया BDE, ये हो गया ADC। कितने बन गए, 7 बन गए। कौन सा रह गया, ये वाला रह गया ना। EDC, ठीक है। ये बन गए 8 ट्रीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डायरेक्टली कैसे कर दी। देखो यार, तुमको तो मैंने फिर भी ये लिख के दिखाया A इंटू A ट्रांसपोज। पहले मेरी बात को समझना, तुमको तो मैंने फिर भी ये चीज लिख के दिखाई है A इंटू A ट्रांसपोज कैसे कर रहे हैं, है ना। ये 2 मैट्रिक्स मैंने लिख के दिखाई हैं। एक्चुअली इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों सर, ये जो A ट्रांसपोज है मेरे बच्चों, इसका जो कॉलम होगा वो एक्चुअली A की रो ही तो है। सोचो एक बार, जो A का रो है वही तो A ट्रांसपोज का कॉलम है, मानते हो ना। तो यानी कि A का रो और A ट्रांसपोज का कॉलम एक ही बात है। मल्टीप्लीकेशन में आप रो इंटू कॉलम करते हो, यानी A का रो लोगे, A ट्रांसपोज का कॉलम लोगे। अगर A ट्रांसपोज का कॉलम देखें तो वो A की रो ही तो है। फिर से सुनो, आप मल्टीप्लीकेशन में रो इंटू कॉलम करोगे, A ट्रांसपोज का कॉलम लोगे, वो एक्चुअली क्या है, A की रो है, A की रो है, ठीक है।
अब एक ही जो रो है वही ए ट्रांसपोज का कॉलम है, तो रो इंटू कॉलम करने की जगह आप रो इंटू रो कर लो। आप ये मैट्रिक्स लिखो ही मत, आप इसकी रो में रो ही मल्टीप्लाई कर लो ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज का जो कॉलम है वो ए का रो ही तो है। अब देखो, पहली रो में पहली ही रो मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बट मैं इतना भी नहीं सोचता, मैं काउंट कर लेता हूं कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, 2 हैं। सेकेंड रो में सेकेंड रो मल्टीप्लाई करो 3, थर्ड रो में थर्ड रो मल्टीप्लाई करो 2, तो ये डायगोनल एलिमेंट बन गए। देखो 1 इंटू 1 रो, सेकेंड इंटू सेकेंड रो, थर्ड इंटू थर्ड रो। अब अगर आपको 1 2 चाहिए तो इसे मल्टीप्लाई करो, -1 और बाकी सारा प्रोडक्ट 0, -1 आ गया। सिमेट्री से ये भी -1 आ गया। फिर फर्स्ट इंटू थर्ड 0 0 0 0 0, तो 0 आ गया। सेकेंड इंटू थर्ड 0 -1 0 0 0, यानी -1 आ गया। बन गई पूरी मैट्रिक्स, समझ गए? रो में रो मल्टीप्लाई करो। ये बात क्लियर हो गई? बोलो भाई। फर्स्ट रो में फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, सेकंड में सेकंड 3 आएगा, थर्ड में थर्ड 2 आएगा। ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। फर्स्ट इंटू सेकेंड -1 आएगा, ये हो गया आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट। फर्स्ट इंटू थर्ड हर जगह 0 आएगा, 0 हो गया। तो सेकेंड इंटू थर्ड -1 आएगा, ये आ गया -1। तो ऐसे करके आपका मल्टीप्लीकेशन फास्ट हो सकता है। और राजू भाई ऐसे नहीं बोल सकते 2 की पावर n-1 होगा, क्योंकि यहां पे सोचो कि अगर मैं एक और ब्रांच हटा देता बी वाली, तब भी तो ये कनेक्टेड ग्राफ रहता, बट तब फॉर्मूला बदल जाता। ये तो आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपने जो कंप्लीट ग्राफ में पढ़ा है उसमें से एक ब्रांच आपने हटाई है, बस सी वाली। आपने सी वाली ब्रांच हटाई है बस। अगर आपने सी वाली ब्रांच हटा दी है तो फिर आपकी मैट्रिक्स, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रीज आधे हो गए हैं, क्योंकि 8 ट्रीज आपके ऊपर वाली ब्रांच से बन रहे थे, 8 ट्रीज, तो 16 में से 8 कम हो गए। बट ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ बेटा, लोड फ्लो में इंसिडेंस मैट्रिक्स का ही यूज होता है कुशल, एकदम सही बात है। चलो अब ये ट्राई करो यार जरा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज। पहले ये चेक करो ये मैट्रिक्स इंसिडेंट है या रिड्यूस्ड इंसिडेंट है। पहले मैट्रिक्स का नेचर चेक करेंगे। चलिए, और आज बच्चों 12 बजे असाइनमेंट डिस्कशन रहेगा आपका। क्या आ रहा है भाई? ए मल्टीप्लीकेशन इसमें बता दूंगा बेटा एक बार और। यूट्यूब आपका लाइव होने का नोटिफिकेशन आ रहा है। पता नहीं यूट्यूब पे मैं कहां से लाइव हो सकता हूं इस समय। पुराना कोई वीडियो वो लोग प्रमोट कर रहे होंगे टीम वाले यार,
देखो पहले तो आप यहां पे ये नोटिस करो कि इस कॉलम का सम नॉन जीरो है, माने दिस इज अ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब देखो यार कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। मैंने क्या बताया, आप ट्रांसपोज ना बना के सीधा रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स की रो में रो मल्टीप्लाई कीजिए। देखना जरा, पहली रो में पहली रो मल्टीप्लाई करनी है। नियो भाई ध्यान से देखो, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 इज 1। तो 4 वंस आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 4। आपको बल्कि मल्टीप्लाई भी नहीं करना खुद में, 4 1 आ रहे हैं तो 4 हो गया। इधर देखो 1 2 3 आ रहे हैं तो इसके डायगोनल पे 3 लिख दिया। इधर देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं, 4 लिख दिया। ठीक है, अब ऑफ डायगोनल -1 इंटू 1 -1, फिर 0 0 0 0 0, यानी -1 आया प्रोडक्ट। फिर इसमें देखो -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये हुआ -1, ये -1, ये -1, यानी कि -3 आया। अब सिमेट्री के हिसाब से यहां भी -1 यहां भी -3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 0 -1 0 0 0 0, यानी -1 आया। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, 4 12 -1 -4 -3 1 + 9, डिटर्मिनेंट 44 -7 और -30। 7 आ रहा है यार, ये तो एक सेकेंड, 7 आ रहा है ना। तो नन ऑफ दीज हो गया ना यार, 7 ट्रीज आ रहे हैं, करेक्ट करेक्ट है। तो 7 ट्रीज आ रहे हैं। चलो ये करो, फॉर द गिवन ग्राफ इफ नोड 4 इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस एंड दैट पर्टिकुलर रो इज नेग्लेक्टेड देन द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स इज। अगर आप नोड 4 को हटा दोगे तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या बनेगी, बनाइए जरा। नोड 4 को कंसीडर नहीं करना है, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको बनानी है। इजी लग रहा है ना, ये टॉपिक काफी इजी है भाई, बताओ। और आगे के लिए भी ना बेटा ऐसे ही करना, जब भी A इंटू ए ट्रांसपोज निकालो डायरेक्टली रो में रो मल्टीप्लाई कर लेना, मेहनत बच जाएगी। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लॉजिक है बस, कि जो A ट्रांसपोज के कॉलम है वही A का रो है। डन, चलो देखें भाई। अब A आ रहा है 4 से 1, B आ रहा है भाई 1 से 2, C आ रहा है आपका 1 से 3, D आपका आ रहा है बेटा 3 से 2, E आपका आ रहा है 2 से 4, और F आपका आ रहा है 4 से 3।
ठीक है, 4 वाली एंट्रीज को इग्नोर करते जाओ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ओरिएंटेड ग्राफ ऑफ द नेटवर्क हुज रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए ना बेटा इंसिडेंस मैट्रिक्स चाहिए होती है, तो पहले रिड्यूस से आप इंसिडेंस मैट्रिक्स पे आइए और फिर ग्राफ बनाइए। चलिए पहले रिड्यूस से कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बना लो, उसके बाद आप ग्राफ बनाओ। ऐसे मजा आता रहेगा आगे आगे भी भाई। अब देखो एकदम एंड पे पहुंच गए हो आप नेटवर्क के, इसके बाद कपल्ड सर्किट बचा है और 3 फेज, बस खत्म। देखें, देखो जरा यहां पे क्या होगा, आप यहां पे लास्ट एलिमेंट निकाल लीजिए, -1 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब यहां पे आपके पास 4 नोड्स होंगे बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ए वाली ब्रांच देखिए 1 से 4 जा रही है, ए वाली ब्रांच 1 से 4 जा रही है। बी वाली ब्रांच देखिए 4 से 3 जा रही है, बी वाली ब्रांच 4 से 3 जा रही है। सी वाली ब्रांच जा रही है बेटा 3 से 2, सी वाली ब्रांच जा रही है 3 से 2। डी वाली ब्रांच जा रही है 3 से 1, डी वाली ब्रांच 3 से 1 जा रही है। ई वाली ब्रांच जा रही है 2 से 1, और एफ वाली ब्रांच जा रही है 4 से 1, 4 से 2। ये देखो, अब समझे कि कंप्यूटर कैसे मैट्रिक्स से ग्राफ बना सकता है, बताओ। बताओ क्लियर हो गई बात, जल्दी बोलो कि कैसे आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से मैट्रिक्स देख के सारे कनेक्शंस अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लियर है ना सभी को? चलो फिर इसके आगे बेटा आप लोगों का असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोग सॉल्व करेंगे और कल इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करेंगे। इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं, कट सेट मैट्रिक्स और टाई सेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पूरा असाइनमेंट मैंने आपको दे रखा है, काफी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, अच्छे से बना लेना। और फिर हमारा इसके बाद शायद कल असाइनमेंट डिस्कशन रहेगा, एक आज 12 बजे मैंने रखा, उसमें रेजोनेंस और फिल्टर वाले क्वेश्चन निपटा दूंगा ताकि आपकी संडे के टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को असाइनमेंट सॉल्व करना है 12 बजे लाइव आ जाना।
मैटलैब नहीं बेटा, हर चीज का सॉफ्टवेयर मैटलैब थोड़ी होता है, सर्किट सिमुलेटर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जैसे पी स्पाइस, एलटी स्पाइस, बहुत सारे हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।